नमस्कार दोस्तों, अष्टदल समूह से मैं शिखा श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का के फेसबुक समूह पर दिए गए साप्ताहिक लेखन विषय एक विवाह ऐसा भी के अंतर्गत चुनी गई लेखिका रीता गुप्ता रश्मि जी की कहानी, जिसका शीर्षक है एक विवाह ऐसा भी। रात का काम निपटा कर जब संध्या जी थकी हारी अपने कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा उनके पति नरेश जी कंप्यूटर खोलकर बैठे हुए थे। संध्या जी ने पलंग पर बैठते हुए पूछा, इतनी रात में आप कंप्यूटर पर क्या कर रहे हैं जी? नरेश जी बोले, अरे अपनी जिज्ञासा के लिए लड़का देख रहा हूँ। 27 साल की हो गई है, अब तो उसके हाथ पीले करने ही पड़ेंगे ना। मैंने ऑनलाइन एक साइट पर रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। अब ये लड़कों की प्रोफाइल चेक कर रहा था। लो तुम भी देख लो। कहते हुए उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन संध्या जी की तरफ घुमा दी। एक एक लड़के की फ़ोटो, उसकी प्रोफाइल और उसकी हॉबीज़ देखते हुए उन्हें एक लड़का पसंद आ गया। देखने भालने में गोरा चिट्टा परेश दिखने में तो स्मार्ट था ही, साथ ही अमेरिका में उसका अपना बिजनेस था जिससे उसको करोड़ों की मासिक इनकम हो जाती थी। उसने इंजीनियरिंग किया हुआ था, लेकिन पिता के दिवंगत होने के कारण उसे उनका बिजनेस संभालना पड़ा। नरेश जी और संध्या जी ने आपसी विचार विमर्श किया और नरेश जी ने जिज्ञासा का बायोडाटा परेश को भेज दिया। तुरंत ही परेश ने अपना मोबाइल नंबर शेयर करते हुए इस नंबर पर कॉल करने की बात कही। नरेश जी ने जब परेश को कॉल किया तो उसने बताया कि जिज्ञासा उसे पसंद है। नरेश जी ने जब उसके परिवार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि अंकल, मेरे पापा ने मम्मी से लव मैरिज की थी। वो दोनों ही इंडिया में रहते थे। उनकी मैरिज से उन दोनों के ही परिवार वाले खुश नहीं थे। अब ना तो पापा अपने घर जा सकते थे और ना ही मम्मी के घर जा सकते थे। उन्हीं दिनों पापा के एक मित्र ने पापा को अमेरिका आने का आमंत्रण दिया। पापा मम्मी के साथ अमेरिका चले आए और फिर पलटकर कभी इंडिया नहीं गए। उन्होंने यहीं पर अपना बिजनेस सेटल कर लिया। मेरा जन्म भी यहीं हुआ था। पिछले साल एक दुर्घटना में पापा और मम्मी दोनों का ही स्वर्गवास हो चुका है। सारी बातें सुनने के बाद नरेश जी ने पूछा, बेटा आपके पापा मम्मी इंडिया में कहाँ रहते थे? क्या नाम था उनका? परेश ने रुआंसा होते हुए कहा, अंकल, मैंने पापा मम्मी से कई बार इस बारे में पूछा था, लेकिन वो उन कड़वी यादों को हमेशा के लिए भूल जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कभी भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन अंकल, मुझे इंडियन गर्ल्स ही पसंद है। इसलिए जब मैंने इस साइट पर जिज्ञासा की प्रोफाइल देखी तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए परफेक्ट मैच है और मैंने अपना बायोडाटा शेयर कर दिया था। नरेश जी ने परेश से कहा, हम एक दो दिन में जिज्ञासा से भी बात कर लेते हैं। अगर उसकी रजामंदी होगी तो मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा। परेश ने बड़े अदब से कहा, जी अंकल, मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। अगले दिन संध्या जी ने जब जिज्ञासा को इस बाबत बताया तो उसने सारा बायोडाटा चेक किया। परेश का बायोडाटा जिज्ञासा को भी पसंद आ गया। उसने संध्या जी से कहा, मम्मी, मैं खुद परेश से बात करके तसल्ली करूंगी। उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। और हाँ, फ़ोन पापा के फ़ोन नंबर से ही करूंगी, अपना नंबर अभी शेयर नहीं करूंगी। संध्या जी को अपनी बेटी की समझदारी पर अच्छा लगा। रात में जब संध्या जी ने नरेश जी को सारी बातें बताईं तो उन्होंने परेश को फ़ोन लगाकर कहा कि लो, जिज्ञासा आपसे बात करना चाहती है। जिज्ञासा ने जब परेश से बात की तो उसके लहजे, उसकी बात करने की अदा पर फिदा हो गई। दोनों की हॉबीज़ भी सेम ही थी। अब परेश ने नरेश जी से कहा, अंकल, मैं अगले महीने अपने एक दोस्त के पास इंडिया आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तभी हमारी शादी भी हो जाए। नरेश जी ने कहा, पर बेटा हमें कुछ तैयारियों का मौका तो दो। और फिर जिज्ञासा का पासपोर्ट भी तो बनेगा, उसमें भी समय लगेगा। परेश तुरंत बोल पड़ा, अरे पापा, क्या तैयारी करनी है? आप तो जो देना है कैश ही दे दीजिएगा। और हाँ, जिज्ञासा का पासपोर्ट बाद में बनवा लेंगे।
मैं बिजनेस छोड़कर बार बार नहीं आ पाऊंगा। आप तो बस शादी की व्यवस्था कर लीजिए। नरेश जी को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन एक तो हैंडसम लड़का, दूसरा पढ़ा लिखा और तीसरा अच्छी इनकम वाला। उन्होंने अपना मन मारते हुए कहा, ठीक है बेटा। अगले महीने परेश आया और एक सादे समारोह में परेश और जिज्ञासा का विवाह संपन्न हुआ। परेश 2 दिन जिज्ञासा के साथ उनके घर में ही रहा। नरेश जी ने जब 10 लाख के 5 चेक परेश को दिए, तब पहले तो परेश ने इतनी राशि लेने से इनकार कर दिया। उसका कहना था, आप मुझे तो 30 लाख का ही चेक दीजिए, बाकी जिज्ञासा के नाम एफडी कर दीजिए। नरेश जी उसकी साफ गोई पर खुश हो गए। 2 दिन बाद दिल्ली से परेश की फ्लाइट थी। जिज्ञासा और नरेश जी उसको दिल्ली तक छोड़ने जाना चाहते थे, लेकिन परेश ने कह दिया, आप लोग परेशान न हो। हाँ, जब जिज्ञासा का पासपोर्ट बन जाए मुझे बता देना, ताकि मैं जिज्ञासा का टिकट भिजवा सकूं। और परेश चला गया। परेश को गए पूरे 2 महीने हो चुके थे। शुरू शुरू में उसके जिज्ञासा के पास रोज फोन आते थे। धीरे धीरे फोन आने की दर कम होने लगी और फिर जिज्ञासा के फोन करने पर भी फोन रिसीव नहीं होता था और फिर वो फोन नंबर ही बंद आने लगा। जिज्ञासा और नरेश जी ने जब अमेरिका दूतावास में संपर्क किया, तो पता चला कि परेश नाम का कोई व्यक्ति अमेरिका में रहता ही नहीं है। नरेश जी और जिज्ञासा ने बहुत प्रयास किए, लेकिन परेश का कोई अता पता नहीं मिला। 30 लाख की चोट लग चुकी थी। अब नरेश जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। परेश ने तो उन्हें कोर्ट में शादी के रजिस्ट्रेशन का मौका भी नहीं दिया था। वो धोखे के शिकार हो चुके थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ऊपरी चमक दमक को दरकिनार कर विवाह का फैसला करते समय दोनों पक्ष एक दूसरे के बारे में पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें, ताकि इस प्रकार की धोखेबाजी से बच सकें। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ जीवन की एक अमूल्य सीख देती हुई ये छोटी सी कहानी आप सबको अवश्य पसंद आएगी। कृपया अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य अवगत करवाएं एवं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई कहानी के साथ यहीं इसी जगह पर, पिटारा हिंदी कहानियों का में। तब तक स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एवं प्रयास कीजिए कि न कोई आपको धोखा दे सके, न आप किसी को धोखा दें। धन्यवाद।